डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का टॉपिक का रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन। और वो टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, और इससे आपको नीट एग्जाम में फिक्स एक क्वेश्चन मिलेगा, जेई में क्वेश्चन मिलेगा, और बोर्ड एग्जाम जो होने जा रहा है, चाहे वो जो भी बोर्ड एग्जाम हो, आईएससी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें बेटा फिक्स क्वेश्चन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से मिलेगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको बहुत कम समय में एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका रिवाइज हो जाएगा और बहुत ही आपको अच्छा भी लगेगा। कम से कम समय में रिवीजन, एकदम क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन, ये टॉपिक एकदम आपका तैयार। तो प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से, जहां पर इस समय महाकुंभ चल रहा है और कोचिंगों में इसमें ऑफलाइन क्लासेस की छुट्टी भी चल रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों का रिवीजन करा दें, और बहुत ही कम समय में रिवीजन होगा इस टॉपिक का। तो आइए देखते हैं बेटा। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, जो बोर साइंटिस्ट थे, ये हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में पूरा मॉडल इन्होंने दिया था और कंप्लीट बताया था कि किस तरह से किसी भी एटम में एक सेंटर्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में बेटा रिवॉल्व करता है। तो बोर्स ने जो पॉस्टुलेट दिया था, प्रिंसिपल जो बोर्स का है, ये खास बात हाइड्रोजन एटम के लिए है और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। बेटा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हाइड्रोजन एटम का मतलब जिसके ऑर्बिट में बस एक इलेक्ट्रॉन हो किसी भी ऑर्बिट में, और हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में हो, उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर दीजिए, बस एक इलेक्ट्रॉन को बचाए रखिए, तो वो भी हाइड्रोजन के जैसे हो जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोर्स का पॉस्टुलेट, बोर्स का प्रिंसिपल वैलिड है। जिसमें कि जो पहला प्रिंसिपल है, देख लीजिए, पहला प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और सर्कुलर ऑर्बिट के रेवोल्यूशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है, वो बेटा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्रोवाइड होता है। इसलिए यहाँ पर कूलॉम्स लॉ अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला इक्वेशन बना सकते हैं, जिसमें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू MB स्क्वायर अपॉन R। ये क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ वेरी हाई स्पीड से रिवॉल्व करता रहता है। ये पहला प्रिंसिपल है। इसके बाद हम सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपने किसी भी स्पेसिफिक ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बेटा क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज होता है मतलब h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n इंटू h/2 पाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह n के, यानी n इज स्पेशल क्वांटम नंबर, जिसमें कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1 होगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 3, फोर्थ ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 4। ये सब अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। हियर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 आप कुछ भी रख सकते हो। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एज वेल एज n इंक्रीजेस, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर स्पेसिफिक ऑर्बिट आल्सो इंक्रीजेस। इसके बाद से देखिए बेटा, थर्ड पॉस्टुलेट है। थर्ड पॉस्टुलेट में क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में डी एक्साइट होता है ना, जब एक्साइट होता है तो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से प्यारे बच्चों हाई एनर्जी लेवल में जाता है, लेकिन वह जब हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में डी एक्साइट होकर के जंप करता है, तो दोनों के एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है, उतने एनर्जी का वो फोटॉन रेडिएट करता है लाइट प्रोड्यूस करने का। यही क्या है बेटा, रूल है। आप क्या करते हो, रूम में जब बल्ब ऑन करते हो तो सोचते हो कि लाइट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो लाइट प्रोड्यूस होता है बेटा जब इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में डी एक्साइट होता है, जंप करता है, तो उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है। तो आप देखते हो कि जब लाइट प्रोड्यूस होता है बल्ब से, तो
लाइट नहीं, वह ढेर सारे करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन की क्या होता है बेटा, आत्माएं होती हैं जो लाइट के रूप में आपको दिखाई देती हैं। इन दिस वे व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल देन इट रेडिएट ए फोटॉन व्हिच एनर्जी विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दीज एनर्जी लेवल्स। जो दो एनर्जी लेवल्स हैं उनके डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटॉन रेडिएट होता है। जितना ही ज्यादा हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आएगा उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक वह रेडिएशन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये 3 पॉस्टुलेट हैं, ये पूरा टॉपिक बेटा इसी पर बेस्ड होता है, ये ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अब किसी भी ऑर्बिट में, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका ऑर्बिटल रेडियस का क्या फार्मूला होता है। तो आप देख लीजिए, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो जो ऑर्बिटल रेडियस होता है उसका फार्मूला होता है h²epsilon0/πm_e²/z², लेकिन अब ये जो फार्मूला है बेटा आप ये डायरेक्ट रट नहीं सकते, लेकिन इसका ट्रिक आपको याद रहना चाहिए कि किसी भी ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैसे निकालेंगे। तो 0.53 × n²/z, यह आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। यह है ट्रिकी किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करने का। देयरफॉर आप यहां से देख सकते हैं कि रेडियस, किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस होता है n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और z के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देयरफॉर एज वेल एज we go from low energy level to high energy level then orbital radius also increases। और किस तरह से बेटा रेडियस इंक्रीज करता है जरा ध्यान दीजिए। पहले ऑर्बिट का अगर रेडियस r होगा तो दूसरे ऑर्बिट का रेडियस 2r नहीं बल्कि बेटा 4r होगा। तीसरे ऑर्बिट का रेडियस 9r होगा। मतलब जो रेडियस बढ़ता है ऑर्बिटल रेडियस वह पैराबोलिक फॉर्म में बढ़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। किस तरह से बढ़ता है, पैराबोलिक फॉर्म में। इसलिए देख लिया रेडियस और n में जो ग्राफ होगा वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप देख रहे हैं कि जो r है ये लीनियर है, n क्या है, क्वाड्रेटिक है। r गरीब है, n अमीर है, इसलिए जो ग्राफ है वो किधर भागता है बेटा, गरीब की तरफ। इसलिए ग्राफ जो गया है वो रेडियस की तरफ गया है। लेकिन अगर r और n² में ग्राफ प्लॉट करें तो यही ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे तो क्वेश्चन आपको मिलता है बेटा। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना कि ये रेडियस का पूरा डेरिवेशन आता है, इसलिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो चाहे जिस बोर्ड के हों, रेडियस का डेरिवेशन जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। क्लास 12th का जो फाउंडेशन बैच अपने वहाँ है उसमें हमने ये पूरा फॉर्मूला डिराइव कराया था। बाकी जो लोग कंपटीशन देने वाले हैं, जेई वाले हैं या नीट वाले हैं, उन लोगों को डायरेक्ट ये फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि पूरा चांस होता है कि रेडियस पे ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों एग्जाम में आता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर आप देख लीजिए। अब हम बात की हैं किसकी, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है तो उस ऑर्बिट में उसकी क्या स्पीड होती है, क्या वेलोसिटी होती है। तो ये स्पीड का फार्मूला है, देखिए बेटा e²/2ε0h × z/n। लेकिन इसको अगर ट्रिक में बदलेंगे तो nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होता है उसका फार्मूला 2.18 × 10⁶ मीटर/सेकंड × z/n। ये डिपेंडेंसी जरूर याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वह एटॉमिक नंबर z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और n के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम n = 1 से 2, 3, 4 में जाएंगे, लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती जाती है बेटा, कम होती चली जाती है। इसलिए स्पीड और n में ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और स्पीड और 1/m में ग्राफ होगा बेटा स्ट्रेट लाइन। ये ट्रिक याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है उसके किसी ऑर्बिट में 2.18 × 10⁶ मीटर/सेकंड × z/n। वो हाइड्रोजन लाइक एटम है तो z का वैल्यू आप रख दीजिए, जिस ऑर्बिट में स्पीड निकालना चाहते हैं n का वैल्यू रख दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है ये नॉर्मल स्पीड नहीं है, 10⁶ मीटर/सेकंड का ऑर्डर है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का उसके ऑर्बिट में स्पीड ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम इसीलिए क्वांटाइज होता है क्योंकि वेरी हाई स्पीड होने के कारण इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर होते हुए भी वह वेव नेचर को एसोसिएट कर लेता है, वेवलेंथ एसोसिएट कर लेता है अकॉर्डिंग टू डे ब्रॉली कॉन्सेप्ट। डे ब्रॉली वेवलेंथ एसोसिएट करने के कारण उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसके स्पेसिफिक ऑर्बिट में प्यारे बच्चों क्वांटाइज्ड होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। जब प्यारे बच्चों जब वेलोसिटी हम बात कर लेंगे तो बात करेंगे प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी की।
जब वेलोसिटी होगा उसके ऑर्बिट में तो काइनेटिक एनर्जी होगा, वहां काइनेटिक एनर्जी को हमने ई से इंडिकेट किया है, बट के होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको आप इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। तो ऑर्बिट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो देखिए me⁴/8 h² इंटू z² और इसका ट्रिक होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z²/n²। ये ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक याद रखने से बड़ा आसानी से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये रिलेशन, ये डिपेंडेंसी, काइनेटिक एनर्जी n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए ई और एन में जो ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा और ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो काइनेटिक एनर्जी का ये ट्रिक याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा के बना लीजिएगा, ये ई नहीं प्यारे बच्चों, के है। और जब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लिया उसके बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी आ गया। क्यों पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने किसी भी ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का हमेशा अट्रैक्शन होगा, और जहां भी अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वहां पोटेंशियल एनर्जी जरूर होता है। इसके बाद भी ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और me⁴/4 h², यहाँ देखिए माइनस है, z²/n²। इसका जो ट्रिक है वह काइनेटिक एनर्जी के ट्रिक का न्यूमेरिकली ट्रिक का देखिए जस्ट डबल है, इसलिए याद रखना भी आसान है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू z²/n²। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है, इसलिए इसका ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जैसे से n का वैल्यू बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी घटता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या लगा है, माइनस लगा है। इसलिए जैसे से n का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ आगे क्या लगा है फॉर्मूले में बेटा, माइनस लगा है। तो न्यूमेरिकली ये कम होता जाएगा। जैसे मान लो पहले पोटेंशियल एनर्जी है -10, तो बाद में हो गया -5, तो -5, -4, -3 हो रहा है ना, तो न्यूमेरिकली कम हो रहा है, लेकिन माइनस लगा है, इसलिए क्या कहेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। अच्छा ये बताओ, मान लो कोई कॉलोनी है, उसमें 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे कोई हायर एग्जाम दिए जिसमें कि जबरदस्त माइनस मार्किंग है, तो एक स्टूडेंट 0 पाया, दूसरा स्टूडेंट -1 एग्जाम में पाया, -2, -3, -9 तक पाए, तो बताओ कौन सा स्टूडेंट इसमें टॉप कर गया, जो 0 पा गया वो टॉप कर गया। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसके घर वाले मोहल्ले में मिठाई बांट रहे हैं, क्योंकि वो कितना पाया, टॉप कर गया। तो कोई पूछा भाई कितना नंबर पाए, क्या 0 पाए, तो मतलब लोग लगेगा ना भाई 0 पाया और टॉप कर गया, तो बाकी लोग नेगेटिव पाए ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस लगे होने के कारण हम कह सकते हैं कि एज वेल एज एन इंक्रीजेस देन पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। और जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो बात टोटल एनर्जी की होनी चाहिए। टोटल एनर्जी जो होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दीजिए तो देखिए टोटल एनर्जी आ जाता है, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला विश्वास नहीं करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर है, बस इसमें क्या लग गया है, माइनस। तो देखिए यह है टोटल एनर्जी, डिपेंडेंसी सेम है, और यहाँ पर आप देखिए सेम फार्मूला है, जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वही टोटल एनर्जी का फार्मूला है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब कुछ स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करता है तो उसकी टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव नहीं होगी तो अट्रैक्शन नहीं रहेगा, वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर पाएगा, अपने ऑर्बिट से बेटा आयोनाइज हो जाएगा, स्केप कर जाएगा। इसलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव होना जरूरी है। और वही हम इतनी एनर्जी इसको दे दें कि इसकी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में अगर 0 हो जाए तो वो अपने ऑर्बिट में टिक नहीं पाएगा, अपने ऑर्बिट से हमेशा के लिए आयोनाइज हो जाएगा। तो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दीजिए कि उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाए, तो इसी को बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब यही हम लोग कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन टॉपिक में पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोग बोलते हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ भी देख लीजिए, रेक्टेंगल पर बोला होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम जो ग्राउंड लेवल से n=1 से n=2, 3, 4, 5 में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो टोटल एनर्जी होता है उतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, लेकिन टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए क्या है, पॉजिटिव है, वही वैल्यू है लेकिन क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए टोटल एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी को प्यारे बच्चों अगर मिला दीजिए
तो टोटल एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को इतनी आप एनर्जी दे दीजिए कि उसका बस अट्रैक्शन समाप्त हो जाए न्यूक्लियस से, उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में टिक नहीं पाएगा और वो हमेशा के लिए अपने ऑर्बिट से क्या कर जाएगा, स्किप कर जाएगा। दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसलिए टोटल एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होता है, बस यह है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर केवल वोल्ट रहने दीजिए, ई को हटा दीजिए, तो इसको बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसलिए अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी ही निकालिए, बस यह है कि उसमें से ई हटा दीजिए तो आंसर वोल्ट में आ जाता है, तो उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अभी तक वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस, सबकी आप डिपेंडेंसी देख लिए, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसका टाइम पीरियड कितना है, या इस ऑर्बिट में इतना टाइम पीरियड है तो इस ऑर्बिट में कितना टाइम पीरियड होगा, अगर आपको डिपेंडेंसी नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, टाइम पीरियड एन के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टाइम पीरियड के उल्टा उल्टा अपोजिट फ्रीक्वेंसी हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो देखो एन क्यूब के इनवर्सली डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो वह जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो कन्वेंशनल करंट बनाएगा, और कन्वेंशनल जब करंट बनाएगा तो वो करंट जो होगा एन क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंगुलर मोमेंटम एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये शुरू में ही बताया कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन इंटू एच अपान 2π, इसलिए एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में बेटा रिवॉल्व करता है तो ऐसे वो कन्वेंशनल करंट बनाता है, जब कन्वेंशनल करंट बनाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा, और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो कन्वेंशनल करंट बनाता है, करंट कैरिंग लूप बनाता है, दैट इज एटम बिहेव्स एज ए मैग्नेट, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो एन के पावर 5 के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देख लीजिए n पावर 5 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मान लीजिए कह दे कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड B है, तो अगर सेकंड ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लगे तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो बेटा n पावर 5 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण वह वैल्यू हो जाएगा B/32। इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ट्रिक की। एक एनर्जी दे के बेटा दूसरी एनर्जी आपसे पूछता है, कांटिंग एनर्जी दे देगा, टोटल एनर्जी पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी दे देगा, टोटल एनर्जी पूछेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछेगा। तो ये ऐसा ट्रिक है जो कि ग्रेविटेशन टॉपिक में भी यूज होता है, इस टॉपिक में भी यूज होता है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस कांटिंग एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इज इक्वल टू माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो एक एनर्जी दे करके दूसरी एनर्जी अगर पूछ दे तो इससे आप सारे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन खूब एग्जाम में आते हैं, सीआरटी में भी दिया है, खूब एग्जाम में बेटा प्यारे बच्चों पूछा गया है। ये ट्रिक अगर याद है तो आपको डबल फायदा होने वाला है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ये क्वेश्चन है, और यही ट्रिक आपको ग्रेविटेशन टॉपिक में सैटेलाइट के मोशन के लिए मिलता है अर्थ के चारों तरफ, तो डबल फायदा होता है। इससे खूब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ट्रिक याद रखिएगा। ऐसा ना सोचिएगा कि कांटिंग एनर्जी नेगेटिव होता है, नहीं बेटा, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, के के आगे माइनस लगा दो, टोटल एनर्जी आ जाता है बराबर U/2 बराबर माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद से यहां पर ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन खूब आते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड लेवल से किसी हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो वहाँ उसकी टोटल एनर्जी बढ़ती है कि घटती है, कांटिंग एनर्जी का क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, क्या घटता और बढ़ता है, ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ हमने पूरा देखिए बात लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से किसी हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो उसकी टोटल एनर्जी बढ़ती है, कांटिंग एनर्जी घटती है, स्पीड डिक्रीज होता है, रेडियस बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा, घटता है। इससे कई आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन चुटकी बजा के एक झटके में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद बात करते हैं रिडबर्ग इक्वेशन की। जब इलेक्ट्रॉन अपने हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करता है तो हमने बताया कि ये बोर्स का थर्ड पॉस्टुलेट है। इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है तो फोटॉन रेडिएट करता है, उस फोटॉन की अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अपना एक वेवलेंथ होता है। तो वह वेवलेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वह वेवलेंथ हम फाइंड करेंगे बेटा रिडबर्ग इक्वेशन से, और रिडबर्ग इक्वेशन है 1/λ = r × z², 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर।
स्क्वायर, जिसमें कि Z उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। अगर ये हाइड्रोजन एटम होगा तो Z का वैल्यू आप 1 रख दीजिए, और इसी 1/λ को अगर एग्जाम में आ गया वेव नंबर फाइंड करने के लिए तो डायरेक्ट 1/λ को ही आप वेव नंबर कह दीजिए। तो ये फॉर्मूला वेव नंबर का है, रिडबर्ग इक्वेशन है, और R इज रिडबर्ग कांस्टेंट 1.097 × 10⁷ पर मीटर इसका वैल्यू होता है। इसका यूनिट है बेटा पर मीटर। और याद रखिएगा अगर रिडबर्ग इक्वेशन का डायमेंशन एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो डायमेंशन होगा L इनवर्स। ठीक है, इसके बाद से यहां पर हमने कांसेप्ट बताया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो ऐसे में वह रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। रेडिएशन प्रोड्यूस करता है तो उसको एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका कि नाम आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, देखिए हायर एनर्जी लेवल n=1 से 2 3 4 5 6 7 सब होता है, लास्ट में इनफाइनाइट भी होता है। तो किसी भी हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर n=1 में आ रहा है तो उसको बोलते हैं बेटा लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। बस n=1 में आना चाहिए। जैसे हम लोग इसमें प्रयागराज में हैं, इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, प्रयागराज में इसमें महाकुंभ लगा हुआ है, और महाकुंभ में क्या है कि हर जगह से, किसी भी शहर से, किसी भी देश से, है ना, कहीं से भी लोग कहाँ आ रहे हैं? प्रयागराज में। n=1 ग्राउंड लेवल में आ रहे हैं, यहाँ तक कि इन्फिनाइट से भी आ रहे हैं, स्वर्ग से भी लोग आ रहे हैं। तो स्वर्ग से कौन आ रहा है? ढेर सारे भगवान भी आ रहे हैं। तो ये सब के सब कौन से सीरीज बना रहे हैं बेटा? लाइमन सीरीज बना रहे हैं, क्योंकि सब के सब ग्राउंड लेवल में आ रहे हैं, n=1 में आ रहे हैं। कौन सा सीरीज बना रहे हैं प्यारे बच्चों? लाइमन सीरीज। इसी तरह से अगर किसी भी हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर n=2 में आवे, है ना, n=2 में, तब उसको बोलते हैं बामर सीरीज। देख लीजिए किसी भी हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर फाइनली n=3 में आता है तो उसको पार्सन सीरीज बोलते हैं। किसी भी हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन n=फाइनल में अगर 4 में आ रहा है तो उसको ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। इसके बाद से किसी भी इनिशियल हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर फाइनल 5 में आ रहा है तो उसको बेटा फुंड सीरीज बोलते हैं। और इसको रिडबर्ग इक्वेशन में अप्लाई करके आप फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कुछ भी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से इनिशियल में आता है तो वह जो रेडिएशन निकालता है वो कौन सा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है? पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं। तो देख रहे हो लाइमन सीरीज के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, बामर सीरीज विजुअल रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, पार्सन सीरीज इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड रेडिएशन, फुंड सीरीज इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। और ये पर्टिकुलर किसके लिए बेटा? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इस तरह से ये टॉपिक छोटा टॉपिक है, 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करके इस टॉपिक को एकदम कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। और कोई भी एग्जाम दुनिया के देने चले जाइए, चाहे नीट एग्जाम हो, चाहे आईआईटी एग्जाम हो, चाहे आईआईटी एडवांस हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, एक क्वेश्चन फिक्स आपको मिलता है। ये टॉपिक थोड़ा कुछ बच्चों को कंजेस्टेड लगता है, लेकिन हमने थोड़ी ही देर में पूरा टॉपिक रिवाइज करा दिया। बस इस पर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट तैयार हो जाएगा। और जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो रेडियस और वेलोसिटी का डेरिवेशन जरूर सीख लेंगे। हमने क्लास में डेरिवेशन कराया भी था, जिससे कि कंफर्म एक बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो सबके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि इतने इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे ही अपलोड हों तुरंत उनको इसका सब्सक्रिप्शन मिले। प्यारे बच्चों, जय हिंद।